Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 6, that is the thermodynamics, and topic for today is the limitation of the first law of thermodynamics. जैसे कि फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा तो उसमें हम क्या कहते थे कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन की, जो एक्चुअली में क्या है, स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी है। सबसे पहले अगर हम स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज़ करते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अपने आप होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और उसको फिजिबिलिटी भी बोलते हैं, कहने का मतलब उसके होने के कितने चांसेस हैं। तो वाई डू चेंजेस टेक प्लेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी जो चेंजेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम फ्रॉम डेली लाइफ ऑब्जर्व करें तो आपने नोट किया कि जो लिमिटेशन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, कि अगर हम एक चाय का कप रखते हैं तो आपने नोट किया वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि चाय का कप रखा रखा गर्म हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर एक लिमिटेशन है, जबकि फर्स्ट लॉ तो दोनों पे अप्लाई होता है। अगर चाय का कप ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग। लेकिन अगर सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाए तो वहाँ पर भी फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। लेकिन ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि चाय का कप रखा रखा गर्म हो जाए। तो यहाँ पर एक जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है। दूसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं, कार्बन व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, अगर मैं उसको जितना मर्जी हीट करूं तो वो कार्बन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन तो इजीली हो जाती है, लेकिन उसको अगर हमें सेपरेट करना है तो वो इजी नहीं है। तो इसका मतलब एक डायरेक्शन में जाना तो इजी है, लेकिन रिवर्स में जाना उतना इजी नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी आप मैक्सिमम चेंजेस जो डेली लाइफ में हम नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होती हैं, दे विल अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस होती है, ए प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। जो अपने आप प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस। या फिर अगर कुछ प्रोसेस अपने आप नहीं होती है लेकिन जस्ट वंस इनिशिएटेड, सिर्फ एक बार आप उसको इनिशिएट कर दीजिए, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली अगर प्रोसीड होती रहती है, तो सच प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसमें आपको जस्ट वंस इनिशिएट करना है। उसी बेसिस पर कुछ एग्जांपल है, प्रोसेसेस विच नीड सम इनिशिएशन एंड प्रोसेसेस विच नीड्स नो इनिशिएशन। तो फर्स्ट वन इज नो इनिशिएशन। जैसे आप शुगर को वाटर में ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। अगर आप चीनी को पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो आप नोट करेंगे कुछ देर के बाद वो शुगर अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शुगर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। सेकेंड वन आपने नोट किया होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर आप किसी बाउल के अंदर पानी डाल के रख देते हो तो क्या नोट करेंगे, उस केस में जो वाटर है वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वाटर अपने आप ही इवेपोरेट होगा। प्रोसेसेस विच नीड सम इनिशिएशन, कुछ में हमें जस्ट वंस इनिशिएट करना पड़ता है, प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे आपको एक वुड का पीस दिया, लकड़ी का आपको पीस दिया या कोयला दिया, आपने उसको सिर्फ एक बार बर्न किया, उसके बाद क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली बर्न होता रहता है। तो कंबस्शन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को एक बार बर्न करते हैं लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूअसली बर्न होता रहता है। इस तरीके से अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर लें और उसमें एक बार इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दें तो आप नोट करेंगे वो फॉर्मेशन होगी वाटर की, और ये भी प्रोसेस फिर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ऐसे ही CH4 को अगर बर्न करें तो मीथेन को बर्न करने पर क्या होगा, इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंबस्शन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर कंबस्शन की बात करें, C+O2 CH4+O2, तो मैक्सिमम जो कंबस्शन रिएक्शंस होती है उसको जस्ट वंस इनिशिएट करने की जरूरत है, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर हम यहाँ पर नोट करें तो ऑल स्पॉन्टेनियस चेंजेस प्रोसीड टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट जिसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं, उसके बाद जो फ्लो होना है वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स विच मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है और अपने आप होती रहती है। तो उसके पीछे कुछ ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगी। तो वो ड्राइविंग फोर्स है क्या। फर्स्ट वन, अगर हम मान के चलते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसके पीछे क्वेश्चन होता था, व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल।
जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। तो जब एटम्स कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे तो जो बाकी जो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज कर देंगे। तो उस केस में जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम है और यही रीज़न होता है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट मीन्स द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। यही रीज़न आपने नोट किया होगा कि जब पानी है वो ऊपर से नीचे अपने आप आता है, लेकिन नीचे से ऊपर भेजना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब जब ऊपर से वो नीचे आ रहा है तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, वो अपने आप क्या कर रहा है, मिनिमम एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है। वाई? टू बिकम स्टेबल। वाई? मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर वाटर हाइट पर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर है तो एनर्जी ज़्यादा है, जब वो नीचे आ जाएगा तो एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी जो एनर्जी है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम हो रही है। इसीलिए वाटर ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? टू अटेन द मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है उसको अटेन करने के लिए ऐसा करता है। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। यही उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स को हम मान लेते हैं। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। दैट्स व्हाई वाटर कम्स टू ए लोअर प्लेस बाय इटसेल्फ बट नॉट टू ए हायर प्लेस। अगर आपको हाइट पर भेजना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। आप मोटर को ऑन करेंगे तभी आपकी टैंकी में पानी फिल होगा। लेकिन जब एक टैप को ओपन करते हैं तो वाटर अपने आप नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब वाटर टैंकी में है तो वहाँ पर उसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे हम टैप को ओपन करते हैं तो वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द मेन रीज़न। विच वन? द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की, तो आपने नोट किया जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं, जैसे कंबशन इज एक्सोथर्मिक वन, तो जो कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और अपने आप होती है। उसके पीछे भी जो ड्राइविंग फोर्स मान लेते हैं हम, कौन सी है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस देयर इज अ डिक्रीज इन द एनर्जी और डेल्टा एच क्या आता है उसमें? नेगेटिव। दैट्स व्हाई दे आर स्पॉन्टेनियस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप नोट करेंगे जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो उस केस में जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब हीट रिलीज होती है और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी कम है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में है। दैट्स व्हाई दीज मे बी द स्पॉन्टेनियस वन। C+O2 गिव्स CO2, डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, डेल्टा एच नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हम आसानी से बता पा रहे हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन सी है? यहाँ पर मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो कोई भी मिनिमम की तरफ जाना प्रेफर करेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें, व्हाट अबाउट द एंडोथर्मिक प्रोसेस? जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें एंथैल्पी चेंज होती है, वो क्या होती है? पॉजिटिव। जैसे अगर हम बात करें व्हाट अबाउट इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जो वाटर है उसकी एनर्जी कम है और जो वेपर्स हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो व्हाट अबाउट दैट वन? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो ये चीज़ सेटिस्फाइड करती है, लेकिन जो एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं वो नेचुरल प्रोसेस है। इवेपोरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है लेकिन अपने आप हो रही है। तो उस केस में हम क्या बताएंगे? तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। दैट मीन्स इन दैट केस द मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द नॉट स्टेबल वन। तो वहां पर क्या रहेगा? उसके पीछे क्या रीजन है? वहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? तो यहां पर इसको नोट डाउन करेंगे। दिस इज द लिमिटेशन। दैट मीन्स दिस पॉइंट, विच वन? द मिनिमम एनर्जी स्टेट इज मोर स्टेबल is applicable only for the exothermic processes but not for endothermic one. एंडोथर्मिक में तो एनर्जी बढ़ती है क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो उस पर ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी? उसके पीछे कौन सी जो है प्रोसेसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर एक सिंबल, अगर हम सिंपली बात करें स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। कि जो स्पॉन्टेनिटी है वो एक सिंपल क्राइटेरिया नहीं है वेदर वी कैन से द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर एक जो स्पॉन्टेनिटी है वो किस पे? एक तो एनर्जी पर, और दूसरा जो फैक्टर आएगा उसको ध्यान से समझना है। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज द मिनिमम एनर्जी स्टेट इज नॉट ए सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है वो एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पर हम क्या बता पाएँ कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो
तो अगर हम बात करते हैं जो सेकंड ड्राइविंग फोर्स है दैट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डर। अगर हम किसी भी चीज में रैंडमनेस और डिसऑर्डर की बात करें तो एक परफेक्टली जो ऑर्डर है उसको अगर हम क्या कर दें, वहां पर उसको डिस्टर्ब कर दे तो दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। जो ऑर्डर है उसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। अगर हम यहां पर बात करते हैं सॉलिड में जो ऑर्डर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में जो ऑर्डर ज्यादा होता है वो एज कंपेयर टू गैसेस। तो जो मैक्सिमम डिसऑर्डर है वो गैसेस में है, गैसेस के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें पार्टिकल्स को अरेंज किया जाए। लिक्विड में वो ऑर्डर थोड़ा सा कम है, सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड के अंदर। तो रैंडमनेस और डिसऑर्डर को अगर हम देखें तो ये सेकंड क्राइटेरिया है किसके लिए, टू identify whether the process is spontaneous or non-spontaneous. If the process move in a direction which have the more randomness or disorder, तो process कहाँ जाएगी, जहां पर randomness और disorder बढ़ेगा तो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। and this one is applicable for एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम यहां पर बात करते हैं whenever a solid is converted into liquid or a liquid is converted into gas, तो there will be a decrease in the energy but there will be an increase in the randomness or disorder। तो जैसे आइस है जब वो वाटर में कन्वर्ट होगी तो क्या बोलते थे इसको, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर हम एंथैल्पी को देखें तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है, रैंडमनेस। तो जब रैंडमनेस बढ़ती है तो वो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, इसीलिए कोई भी चीज है वो रैंडमनेस की तरफ बढ़ती है और डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती है। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, इसीलिए इवेपोरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस। व्हाई इन दिस केस द प्रोसेस इज मूविंग टुवर्ड्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो यहां पर हमारी जो ड्राइविंग फोर्सेस एक्चुअली में दो फोर्सेस हैं, सिंगल फोर्स से हम नहीं बता पाएंगे वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फर्स्ट वन इज द टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू एक्वायर द स्टेट ऑफ द मिनिमम एनर्जी, एंड सेकंड वन इज द टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू एक्वायर द मैक्सिमम रैंडमनेस और डिसऑर्डर, जिसको हम ई और आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई फॉर एनर्जी, आर फॉर रैंडमनेस। तो अगर हम यहां पर लेते हैं तो अलग अलग केसेस में जो अलग अलग क्या आएंगी बताएंगे। हम यहां पर फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर दोनों फेवर करें, जैसे कि ई भी फेवर कर रही है और आर भी फेवर कर रही है, इन दैट केस द प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस, उसके स्पॉन्टेनियस के चांसेस होंगे। केस टू लेते हैं कि अगर एक फेवर करे और एक अपोज करे, मान के चलते ई फेवर कर रहा है और आर अपोज कर रहा है, तो उनका नेट रिजल्टेंट डिसाइड करेगा। तो अगर ई फेवर करता है, आर अपोज करता है और ई ग्रेटर देन आर हो तो नेचुरल सी बात है प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा है, आर ज्यादा है ई के कंपैरिजन में, इन दैट केस द प्रोसेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। केस थर्ड लेते हैं, उसमें अगर हम कहें ई अब की बार अपोज कर रहा है और आर क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो उस केस में अगर ई ग्रेटर देन आर होगा तो नेचुरल सी बात है प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आर फेवर करेगा तो अगर आर ज्यादा है ई कम है तो प्रोसेस क्या रहेगी, दैट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ए सिंगल फोर्स इज नॉट decide whether the process is spontaneous or non-spontaneous. There are the two driving forces जो आपको ऑलरेडी बताई है। केस नंबर 4 लास्ट सबसे है, अगर हम बात करें तो अगर दोनों ही अपोज करें, जैसे कि ई भी अपोज कर रहा है, आर भी अपोज कर रहा है, इन दैट केस द प्रोसेस इज हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब वो प्रोसेस प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपसे पूछते हैं व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, दैट मीन्स द मिनिमम एनर्जी स्टेट एंड सेकेंड वन इज द मैक्सिमम रैंडमनेस। तो मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम रैंडमनेस, दैट विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो एक सिंगल फैक्टर, ना कि खाली एनर्जी और ना कि खाली स्पॉन्टेनिटी, रैंडमनेस, कभी भी स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट विल डिसाइड वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आपने ट्राई करने हैं।